अस्सलाम वालेकुम डियर सेकंड स्टूडेंट। आज हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट का सेकंड आर्टिकल करना है, यानी कि आपका चैप्टर नंबर जो 12 है उसका सेकंड आर्टिकल हमारे पास आता है जिसका नाम है कूलम लॉ। आपका ये कूलम लॉ है जो लॉन्ग के अंदर आता है, इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है और इसके अंदर से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज बनते हैं। मैं साथ साथ उनको भी एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है। लास्ट टाइम भी मैंने आपको इसको एक्सप्लेन कर दिया था कि हमारे पास ये फिजिक्स की ब्रांच है जिसके अंदर हम चार्जेस को स्टडी करते हैं जब वो रेस्ट में होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि चार्जेस की कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। हमारे पास जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और जो सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, तो हमारे पास जो कूलम लॉ है ये हमें बताता है कि वो जो अट्रैक्शन या रिपल्जन की फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड, उसका कितना मैग्नीट्यूड है, वो कितने मैग्नीट्यूड से अट्रैक्ट करेगी या चार्जेस को रिपेल करेगी। अब शॉर्ट के अंदर आपका ये क्वेश्चन देता है, मैंने ऐड भी कर दिया, लिमिटेशन। व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ कूलम लॉ, अगर आपसे कोई पूछे तो हम जो कूलम लॉ होता है वो हम सिर्फ स्टैटिक चार्जेस पे ही अप्लाई कर सकते हैं। इसकी फर्स्ट लिमिट ये है और दूसरी लिमिट ये है कि हमारे पास ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस के ऊपर ही हम इसको अप्लाई करते हैं। अब पॉइंट चार्जेस पे क्यों अप्लाई करते हैं, चलिए मैं ये भी आपको बता देता हूँ। क्योंकि चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो मेजर करना उसको बहुत मुश्किल होता है। तो दैट्स वाई हम क्या करते हैं, इनको जो होता है पॉइंट चार्जेस के दरमियान ऊपर ही हम क्या करते हैं, अप्लाई कर रहे होते हैं। तो ये इसकी दो लिमिटेशंस है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं हमारे पास कि पॉइंट चार्ज क्या होता है। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि पॉइंट चार्ज इज अ वेरी स्मॉल इन साइज एज कम्पेयर टू डिस्टेंस बिटवीन अदर चार्जेस। कि पॉइंट चार्ज हमारे पास ऐसा चार्ज होगा जो उसका जो डिस्टेंस होता है, उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है उनके रेडियस से 300 टाइम्स होना चाहिए। तो ये मैंने लास्ट लेक्चर में कम्प्लीटली आपको बता दिया था। अब बात करते हैं कूलम लॉ के स्टेटमेंट की। तो हमारे पास कूलम लॉ की स्टेटमेंट कहती है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। कि हमारे पास जो फोर्स होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन होती है, वो उन चार्जेस के मैसेज के डायरेक्टली होगी और जो उनका डिस्टेंस होगा उसके इनवर्स होगी स्क्वायर के। अगर आपको याद हो तो आपने 9th क्लास के अंदर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था, सेम इसी तरह का लॉ था, उसमें भी डी का स्क्वायर आ रहा, तो यहाँ पे भी डी का जो डी है या आर है उसका स्क्वायर आ रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि ये आर का स्क्वायर क्यों होता है, जस्ट आर क्यों नहीं होता, तो ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले डेरिवेशन देखते हैं कि फोर्स हमारे पास डायरेक्टली होगी Q1 Q2, क्योंकि लेट्स सपोज हमारे पास दो चार्जेस हैं, Q1 है Q2 है, तो उनके प्रोडक्ट के बराबर आएगा। दूसरी बात हमारे पास ये यूनिवर्सली होती है स्क्वायर के आर के, तो वो मैंने लिख दिया। दोनों क्वेश्चन को कंबाइन करता हूँ तो मेरे पास एफ किसके बराबर का Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे डायरेक्टली के जो सिंबल है प्रोपोर्शनलिटी को हम खत्म करते हैं तो हम कोई कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। तो कांस्टेंट मैंने यहाँ पे के को इंट्रोड्यूस किया, तो हमारे पास जो फोर्स होगी वो के Q1 Q2 और आर स्क्वायर के बराबर आएगी। और के हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब कांस्टेंट है तो इसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है, हमने इसकी वैल्यू जो होती है वो हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, जिसको हम अगर फाइंड करते हैं तो हमारे पास आती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब ये जो एप्सिलॉन नॉट है हमारे पास, ये हमारे पास होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। कि हमारे पास फ्री फ्री स्पेस जो है वो कितना अलाउ करती है, फोर्सेस को अलाउ करती है, परमिट करती है, इसको हम कहते हैं। तो ये हमारे पास फ्री स्पेस के लिए जिसकी वैल्यू होती है वो 8.85 ×10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। तो ये आपने वैल्यू याद रखनी है। आपके एमसीक्यूज में के की वैल्यू, एप्सिलॉन की वैल्यू, आपके ये जो हमारे पास जो ई की तरह है ना, आपने सी की तरह सिंबल डालना है और बीच में एक लाइन खींचनी है, तो ये आपके पास बन जाता है एप्सिलॉन नॉट। इसको एप्सिलॉन पढ़ते हैं। और अगर नीचे आपने ये जीरो का सिंबल डाला, दैट इज एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू, इसका यूनिट के की वैल्यू और के का यूनिट आपने याद रखना है, एमसीक्यूज में पूछते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आके ये हमारे एप्सिलॉन के फ्री स्पेस की परमिटिविटी होती है। तो हमारे पास फोर्स जो बनती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर हमारे पास क्या बन जाती है, ये इसकी हमारे पास फोर्स बन जाती है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास ये हमारे पास कूलम लॉ हमारे पास फ्री स्पेस के लिए यहाँ तक आपकी डेरिवेशन हो जाती है। ठीक है, ये हमने चार्ट नीचे बना दिए थे कि एफ हमारे पास 1 2 है, Q1 है, Q2 है और इनके दरमियान जो डिस्टेंस वो हमारे पास क्या है, आर है। अब इसके बाद आती है इसकी वेक्टर फॉर्म की, बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को समझ नहीं आती तो मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमारे पास वेक्टर फॉर्म क्या होती है। कि लेट्स सपोज हमारे पास देखिए ये हमारे पास नीचे लिखा हुआ है प्लस का चार्ट मैंने बना दिया, अगर आपको नजर आ रहा है तो Q1 के ऊपर हमने एक फोर्स लगाई है 1 2। अब ये 1 2 या 2 1 ये फोर्स क्या होता है, इसका मतलब आपने याद इसको रखना, हमने ऊपर वाजे लिख दिया है कि ऑन और बाय। कि ऑन पहले के ऊपर जो लगा रहा है, बाय जिसके ऊपर लग रही है, तो हम इसको ऐसे पढ़ेंगे। अगर आपके पास लिखो ना F21
तो फोर्स ऑन टू बाय वन, ऑन जो पहला होगा उसके ऊपर लगेगी ऑन टू, और बाय वन जो बाय दूसरा लगा रहा होगा। तो देखें Q1 है, Q1 का हमारे पास जो यूनिट वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है, वो क्या है 1 2 R12। तो आपको मैंने फर्स्ट इसका बारे में बता दिया था कि हमारे पास यूनिट वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड जिसका 1 हो। ये सिर्फ इतना नहीं बताना बल्कि ये हमें बताता है डायरेक्शन, भाई किस तरफ फोर्स लग रही है, राइट तरफ, लेफ्ट तरफ, किस तरफ उसकी फोर्स लग रही है हमारे पास। जिस तरह हम बताते हैं नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है, डायरेक्शन बताना, जस्ट डायरेक्शन को इंडिकेट करना, उसी को हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। हमने सिंबल ये याद रखना है। तो हमारे पास Q1 के लिए हमारे पास पोजीशन वेक्टर जो आता है Q1 से Q2 के लिए आता है R12, और Q2 से Q1 की तरफ आता है R21। तो हमने फोर्स का भी बता दिया हमारे साथ से। तो हमारे पास जो वेक्टर हमारे पास होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को शो करता है। तो फोर्स हमारे पास पहले जस्ट फोर्स उसका मैग्नीट्यूड था, अब हम उसका साथ में डायरेक्शन लेके लगाएंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये वेक्टर बन जाती है। तो एफ हमारे पास क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 और आर स्क्वायर इंटू साथ में आ गया R यूनिट वेक्टर। तो हमारे पास अगर 1 से 2 है, अगर हमारे पास 1 to 2 होगा तो हमारे पास 4R क्या आएगा 2 1 आ जाता है। सेम ऐसे 2 1 से हमारे पास R 1 2 आ जाता है। तो इस तरह हमारे पास कूलम फोर्स जो है ना वो म्यूचुअल हमारे पास फोर्स होती है, जो कि Q1 और Q2 के ऊपर क्या होती है, एग्जर्ट कर रही होती है। यानी कि एक्शन रिएक्शन और होता है न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास एक्शन रिएक्शन म्यूचुअल फोर्स का यही मतलब होता है कि जितनी Q1 Q2 पे लगाता है उतनी ही Q2 Q1 के ऊपर फोर्स लगाएगा। तो हमारी इस तरह जो फोर्स F12 होगी वो माइनस F21 के बराबर होगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया इन दोनों की फोर्स की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो दैट्स वाई हमने सिंबल कौन सा यूज किया, माइनस का किया। अब ये जो बात नेक्स्ट में रीड आउट करने वाला हूँ ये अपने लाजमी पेपर में लिखनी है। F21 इज फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज Q1। F21 क्या होगी, वो फोर्स होगी जो हमारे पास Q1 लगा रहा होता है, किसके ऊपर, Q2 के ऊपर लगा रहा होता है। और F12 इज फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज Q2 ऑन Q1। और 1 2 हमारे पास ऐसी फोर्स होगी जो हमारे पास Q2 लगाएगा, किसके ऊपर, Q1 के ऊपर लगाएगा। तो कूलम लॉ हमारे पास जिसका फार्मूला बन जाता है वो हमारे पास ये सारा उसका डेरिवेशन होगी। अब कूलम लॉ का हमारा मेन फार्मूला हमारे पास जो आया हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 और R स्क्वायर। अब बात आती है कि हमारे पास एप्सिलॉन एप्सिलॉन मैंने एप्सिलॉन का कहा था, ये परमिटिविटी होती है हमारे पास, किसकी जगह परमिटिविटी होती है, हमारे पास परमिटिविटी होती है फ्री स्पेस की। तो अब देखें, अब ऐसा है कि हमारे पास कोई मीडियम हो जाए, हमारे पास वाटर है, एयर है, हमारे पास कोई जो भी कोई लिक्विड है वो मीडियम है, तो उसमें हमारे पास क्या होगा, फोर्स कितनी अलाउ होगी। तो उसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और इसको मैं एप्सिलॉन एम कहता हूँ, एम फॉर मीडियम, तो वो कर देता हूँ। अब जो हमारे पास ऐसा हमारे पास होती है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम विच अफेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। अब मैंने अलाउ की जगह यहाँ पे लिखा है कि ये अफेक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, कि वो जो फोर्सेज जो एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपेल कर रही थी उनके मैग्नीट्यूड पे कितना फर्क पड़ा है, वो कितनी कम हुई है। ज्यादा तो हो नहीं सकती, जरी सी बात है, कम नहीं होंगी, तो वो कितनी कम हुई है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम एप्सिलॉन नॉट कहते हैं, एप्सिलॉन एम कहते हैं, सॉरी, जिसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो अब हम देखते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। अब रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, अब परमिटिविटी बहुत से मटेरियल हैं, तो बहुत से मटेरियल की परमिटिविटी क्या होगी, डिफरेंट होती है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, हम इसमें रिलेटिव परमिटिविटी को फाइंड करते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, ये रेशियो होती है एक के दूसरे के साथ। अगर हम एक की वैल्यू फाइंड कर लें, जैसे हमारे पास रिलेटिविटी जो हमारा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है सॉरी फॉर दैट, अगर हमें उसकी वैल्यू याद है तो हम सिंपल अगर कहते हैं कि हमारे पास एयर की जो परमिटिविटी है वो 3 टाइम्स है, तो लेट्स वो 3 टाइम्स है, तो आप क्या करें, उससे 3 को मल्टीप्लाई कर दें। हम कहते हैं कि वाटर की वो 4 टाइम्स है, 4 से मल्टीप्लाई कर दें, टेबल आपका बना पड़े, वो अपना टेबल याद करना है, वो सारी चीज़ें मैं वैसे एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूँ, तो उसको क्या याद करना ईजी हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पे टर्म जो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं उसको कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये हमारे पास रिलेटिव, ये हमारे पास क्या होती है, हमारे पास ये रेशियो होती है किसके किसके साथ, मीडियम की होती है फ्री स्पेस का। ऊपर मीडियम आएगा, नीचे क्या आएगा, हमारे पास फ्री स्पेस आएगा। तो हमारे पास इसको हम एप्सिलॉन आर से शो करते हैं, आर फॉर हमारे पास रिलेटिविटी होता है, रिलेटिव होता है। तो ये ई एम ओवर ई नॉट आ जाएगा। तो ई एम हमारे पास ई आर, और ये आप उसको सेट कर सकते हैं, बस यहाँ तक याद करनी इनफ है। तो हमारे पास 1/4 बस नॉट ई आर वर्क टू और आर स्क्वायर, हमारे पास ये दोनों के हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी थी, ई एम के निकाल के उसकी हमने वैल्यू पुट की। ई आर इज यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी, क्यों, क्योंकि देखें ऊपर भी हमने ई नॉट को ई और नीचे ई है, दोनों को हमने सेम को एप्सिलॉन को ऊपर डिवाइड किया है, तो सेम यूनिट कट जाएंगे, तो हमारे पास ये यूनिट लेस होती है और इसकी डायमेंशन भी कोई नहीं होती। ठीक है, ये आपने पॉइंट याद रखना है।
अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने उसकी वैल्यू पुट की है, तो यहाँ से आप चीज़ें देख लें। सिंपल मैंने वैल्यू पुट करके यहाँ से क्या किया है, एफ एम जो फोर्स है वो हमने पे मीडियम के लिए फोर्स निकाले कि मीडियम के लिए फोर्स के ऊपर क्या असर पड़ता है वो हमने देखा है। तो यहाँ हमने देख लिया कि हमारे पास जो मीडियम की फोर्स होगी वो क्या होती है, एप्सिलॉन आर टाइम्स क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो हम कहते हैं कि जो हमारे पास फोर्स होगी एफ एम, जो कि मीडियम की फोर्स होगी हमारे पास कूलम की, वो डिक्रीज होगी किसके अंदर, हमारे पास फ्री स्पेस वाली फोर्स है। अब हमने यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया है कि हमारे पास एप्सिलॉन आर जो है वो क्या है, लेस देन 1 होता है। अब ये लेस देन 1 क्यों होता है, इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा क्यों नहीं होती, ये हमेशा ये क्वेश्चन है। तो देखिए हमारे पास जो ऊपर आ रहा है हमारे पास परमिटिविटी ऑफ मीडियम और नीचे परमिटिविटी ऑफ स्पेस। तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम, किसी भी मीडियम की परमिटिविटी आप ले लें वो हमेशा हमेशा के लिए ज़्यादा होगी फ्री स्पेस से। अगर हम बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू के ऊपर डिवाइड करते तो हमारा आंसर ऑलवेज जो होता है वो 1 से बड़ा होता है। दैट्स वाई हमारे पास आर क्या होगा, 1 होगा, 1 से क्या होगा, ग्रेटर ही होगा। अब यहाँ पे मैंने एक टर्म यूज की थी आपको पहले बताने के लिए कि हमारे पास ये जो फोर्स है, सॉरी फॉर दैट, ये हमारे पास जो एफ है ये हमारे पास क्या है, यूनिवर्सली है आर स्क्वायर के, यूनिवर्सली आर स्क्वायर। अब ये आर स्क्वायर के यूनिवर्सली क्यों है, जस्ट आर के ही यूनिवर्स क्यों नहीं है, तो इसीलिए देखें कि हमने यहाँ पे ये लास्ट पे देखें, बिल्कुल मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है कि ये हमारे पास एक क्यू चार्ज है। तो अगर इस क्यू चार्ज से मैं एक आगे क्या बनाता हूँ, एक और चार्ज को लेके आता हूँ और मैं डिस्टेंस रखता हूँ 1 मीटर के लिए आप, ठीक है, आर इज इक्वल टू 1 रखता हूँ। अगर मैं 1 के फासले पे इसको रखता हूँ तो हमारे पास लेट्स वो जो फोर्स है वो 1 न्यूटन, मैंने ऊपर लिखा है वो 1 न्यूटन है, वो फोर्स एग्जर्ट हो रही है 1 न्यूटन। अगर मैं डिस्टेंस जो है ना उसको R2 कर देता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरी फोर्स जो थी ना वो 4 टाइम्स इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है। और अगर मैं डिस्टेंस को 3 करता हूँ तो मेरी 9 टाइम्स फोर्स क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अगर मैं आर को 4 करता हूँ तो 16 टाइम्स डिक्रीज हो रही थी। तो ये एक्सपेरिमेंटली हमने देखा है कि हमारा डिस्टेंस को इंक्रीज करने से फोर्स के अंदर जो हमारा इंक्रीज जो है ना वो बहुत ज़्यादा आता है। अगर आप क्या करेंगे, डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो हमारी फोर्स के अंदर डिक्रीज बहुत ज़्यादा आता है, तो उस वाले से हमने किया। तो यहाँ पे मैंने टेबल बना दी, अगर हमारे पास R1 होगा तो फोर्स हमारी 1 होगी, R को 2 करेंगे तो हमारे पास 1/2 यानी कि 4 टाइम्स हमारे पास 4 डिक्रीज हो जाएगी, 3 करेंगे तो 9 टाइम्स डिक्रीज होती है, 4 करते हैं तो 4 16 टाइम्स हमारे पास क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो इन एक्सपेरिमेंट को देखते हुए हमने क्या किया है कि हमने आर का जो नहीं लिखा बल्कि क्या लिखा है, 1/r² लिखा है। होप यू स्टूडेंट आपको समझ आ गई। अगर इसके अंदर कोई और क्वेश्चन है, अगर आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। मैंने ये सारा डिटेल्स लिख दिया, अगर पेपर में आता है तो आपने 1 बाई 1 ये सारी चीज़ें ही लिखनी होंगी एंड तक। ओके, अल्लाह हाफिज़।